सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 का जो कविता है, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, उसका अध्ययन करेंगे। और यह शीर्षक कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, इन दिनों। इसी कविता संग्रह से यह लिया गया है और कविता के बहाने यह शीर्षक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान से कहीं बहुत अधिक ऊपर होती है और चिड़िया इस उड़ान को नहीं समझ सकती है। फिर आगे इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि फूल भी खिलते हैं, कविता भी खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है, वह मुरझा जाता है। लेकिन कविता कभी एक बार खिल जाता है तो दोबारा मुरझाता नहीं है, वह हमेशा-हमेशा के लिए अमिट हो जाता है। उसी तरह से बच्चों की कल्पनाएँ, बच्चों का खेल, इन सब चीज़ों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि कविता अक्षुण्ण होती है। एक बार अगर ये खिल गई, मुखरित हो गई, छंदबद्ध हो गई, तो हमेशा-हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहती है। तो आइए सीधे हम इस कविता के व्याख्या की तरफ चलते हैं। कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, जिस तरह से चिड़िया खुले गगन में उड़ती है और उन्मुक्त होकर के उड़ती है, उसी तरह से कविता भी उन्मुक्त होकर के लिखी जाती है और उन्मुक्त होकर के अपने अर्थ को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से कविता एक उड़ान है। अगली पंक्ति में कहते हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान माने कविता का उड़ना, चिड़िया को क्या पता है कि कविता भी उड़ती है, क्योंकि यह भावनाओं की उड़ान से उड़ती है, इसलिए चिड़िया को इसका उड़ान नहीं मालूम है। जबकि वास्तविकता ये है कि यह कविता चिड़ियों के ऊंचाई से भी बहुत अधिक ऊपर उड़ती है, यानी इसके उड़ने की कोई सीमा नहीं है, जबकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। आगे कहते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कविता जो है बाहर भी है, भीतर भी है, इस घर में भी है और उस घर में भी है। बाहर भीतर का मतलब क्या हुआ कि भीतर का तात्पर्य हुआ कि हृदय के अंदर, और बाहर का तात्पर्य हुआ कि मतलब बाह्य दुनिया में। यानी कविता के माध्यम से हम बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं, अर्थात कवि बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है और अंदर यानी कि भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इस घर उस घर, यानी इस घर में भी कविता का उड़ान, यानी कविता का ये ये इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है, यानी इसका गायन या उसको उसका अध्ययन करना, उसका पाठन करना, यह हर घर में, इस घर में भी होता है, उस घर में भी होता है। तात्पर्य यह, यानी कविता का स्थान हर जगह है, कविता हर जगह सुनी जाती है, समझी जाती है, उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है। आगे कहते हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कहते हैं कि कविता का एक पंख है, यानी एक पंख के माध्यम से कविता उड़ती है। पंख का मतलब भावनाओं का पंख। वह हर घर में कविता के अर्थ को समझा जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है। वह उन्मुक्त होकर के उसका गायन, पाठन किया जाता है। तो एक तरह से कविता भावनाओं का पंख लगा करके उड़ती है, लेकिन इस कविता के उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। चिड़िया क्या जाने? चिड़िया इस कविता के उड़ान को नहीं समझ सकती है। कवि आगे कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता जिस तरह से फूल खिलता है, उस तरह से कविता भी खिलती है।
कविता का खिलने का तात्पर्य ये हुआ कि कविता के माध्यम से व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, वह मस्ती में आ जाता है। जिस तरह से फूल खिलता है तो लोगों को आनंद प्रदान करता है, उसी तरह से कविता को सुन करके व्यक्ति आनंदित होता है। तो जिस तरह से फूल खिलता है, उसी तरह से कविता भी खिलती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने? चूँकि कविता भावनाओं के साथ खिलती है, इसलिए कविता का खिलना फूल इसका तात्पर्य नहीं समझ सकता है कि कविता का खिलना का मतलब क्या होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कविता घर में भी, बाहर में भी, इस घर उस घर, यानी हर जगह, यानी सर्वत्र कविता को ये सुना जाता है, उसको पढ़ा जाता है। अर्थात कविता हर जगह खिलती है, हर जगह घर, भीतर, बाहर, इस घर में, उस घर में, सर्वत्र लोगों को आनंद प्रदान करती है, आनंदित करती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने? मुरझाना, फूल खिलता है तो मुरझाता भी है। लेकिन कवि कहते हैं कि कविता अगर एक बार खिल गई तो वह कभी मुरझाती नहीं है, वह अमर हो जाती है, अक्षुण्ण हो जाती है, अमिट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि फूल तो खिलता है और मुरझा जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती है, लोगों के हृदय में महकती रहती है, हमेशा उनके हृदय को प्रभावित करती रहती है। तो इसका तात्पर्य भला फूल क्या जाने? आगे कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर कर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहते हैं कि कविता जो है एक प्रकार का खेल है। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और खेल में आनंदित होते हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, उसी तरह से कविता भी एक प्रकार का खेल है। कविता से जो खेलता है वह भी आनंदित होता है, वह भी मस्त रहता है, वह भी बच्चों की तरह से बिल्कुल उन्मुक्त होकर के आनंद की प्राप्ति करता है। तो खेल जिस तरह से घर बाहर हर जगह होता है, बच्चे घर में भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, इस घर में भी, यानी हर घर में बच्चे खेलते हैं, उसी तरह से कविता भी हर जगह एक खेल के रूप में एक लोगों को पसंद की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर कविता को खेल मान करके खेले, यानी कविता का पाठन करे, उसका वाचन करे, तो उसको वही आनंद मिलेगा जिस तरह से बच्चों को आनंद मिलता है। और आगे कहते हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस तरह से बच्चों का प्रेम सभी लोगों को एक कर देता है, बड़े होने के बाद हमारे अंदर अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं जागृत हो जाती हैं, दुर्भावनाएं पनपने लगती हैं, एक दूसरे से हम द्वेष करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों के मन में कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है। वह हर बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल स्वच्छंद होकर के बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी भेदभाव के खेलता रहता है। यानी हर घर को वह एक कड़ी में जोड़ने का काम बच्चा करता है। उसी तरह से कविता भी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों की भावनाओं को जोड़ने का काम करती है, लोगों को एकत्रित करने का काम करती है। लेकिन बच्चा इसका मतलब नहीं समझ सकता है, बच्चा इसके भाव को नहीं समझ सकता है। तो इस तरह से ये इसका व्याख्या रहा। अब मैं आपको इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर देना चाहता हूँ। हालाँकि काव्यगत सौंदर्य लिखना आप इसके पहले जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कविता की भाषा की बात किया जाए, तो इसकी भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं कि यह प्रश्न शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रश्न शैली में जैसे प्रश्न पूछा जाता है, एक लोगों के सामने एक प्रश्न रख दिया जाता है, उस तरह से प्रश्न शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें तुकबंदी का प्रयोग किया गया है, जाने, माने, बहाने, ये सब तुकबंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप इसको तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। अलंकार की बात अगर किया जाए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है कुछ पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। यानी कि अगर कविता को फूल के रूप में चित्रित किया जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। अगर रस की बात किया जाए, तो इसमें जो है शांत रस है। गुण की बात किया जाए तो माधुर्य गुण है। इतना पॉइंट आप काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसके बाद
हम लोग अगले वीडियो में अगली कविता पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। फिर हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।